हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लेसन कर रहे हैं अपना एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स। एम्पायर यानी कि साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? तो रोम साम्राज्य। और ये रोम साम्राज्य कौन से कंटिनेंट में है? वो मोस्टली तो इसका पार्ट है जो वो है यूरोप के अंदर, बट ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में करवा चुकी हूँ। उसके पश्चात हमने रोमन साम्राज्य में किस तरह से है लीगल पोजीशन, वुमेन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पर, स्लेव्स ज़्यादा थे वहाँ पर क्योंकि दास रखने का रोम के शासकों को काफ़ी शौक था। और हमने अगस्त एक शासक था 27 सी में, तो उसके बारे में पढ़ा। अगस्त के बाद हमने टिबेरियस के बारे में पढ़ा। टिबेरियस के पश्चात हमने त्राजान के बारे में पढ़ा। और अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं मच मोर करेक्टरिस्टिक्स वो द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल। कि रोम साम्राज्य की एक महान उपलब्धि ये भी थी उस समय की दिस वॉज अकम्प्लिश्ड बाय अब्सॉर्बिंग ए होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम इनटू रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी। कि यहाँ पर जो प्रांतीय वो थे, प्रांतीय शासन था कि पूर्ववर्ती जो रोमन साम्राज्य की विशेष उपलब्धि यह भी है कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ है। एक्सटेंशन होता है, काफ़ी विस्तार हुआ है। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। द नियर ईस्ट वॉज फुल ऑफ सच किंगडम्स। जो निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था। बट वाई द अर्ली 2nd सेंचुरी दोज विच ले वेस्ट ऑफ द फ्रात टुवर्ड्स रोमन टेरिटरी हैड डिसअपियर्ड swallowed अप बाय रोम। दूसरी शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक फ्रात नदी के पश्चिम में स्थित राज्यों को भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। फॉर एग्जाम्पल हेरोड किंगडम येल्ड द इक्विवेलेंट ऑफ 5.4 मिलियन दिनारियास पर ईयर इक्वल टू ओवर। कि जो एक यहाँ पर जिन राज्यों को इसने हड़प लिया था ये काफ़ी समृद्ध थे। जो राज्य इसने यानी कि पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की एक विशेष उपलब्धि यह थी कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ था। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। निकटवर्ती पूर्व राज्यों से ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था। इन्होंने पश्चिम में फ्रात नदी के स्थित राज्यों को भी रोम के द्वारा हड़प लिया गया था। ये राज्य काफ़ी समृद्ध थे। एक हेराड राज्य था जिससे है ना इसको 5.4 मिलियन दिनियास की राशि प्राप्त होती थी। जो ये दिनियारास था वो जो रोमन सिल्वर कोइन, तो एक चांदी का सिक्का था कंटेनेड अबाउट 4.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। तो दिनारियास एक सिक्का था। रोम साम्राज्य के अंदर पूछ लिया जाता है दिनारियास क्या था, तो एक चांदी का सिक्का था, एक सिल्वर कोइन था। और इसमें चांदी कितनी थी? 4.5 ग्राम से बना था। इन फैक्ट एक्सेप्ट फॉर इटली, कि इटली को छोड़कर which was not considered a province in these countries, all the territories of the empire were organized into provinces and subject to taxation। कि इटली को छोड़कर साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बंटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। यानी कि इटली ही एक ऐसा था जिसमें प्रांत डिवाइड नहीं थे, बट अन्य जो राज्य थे वो सभी प्रांतों में बंटे हुए थे और उनसे टैक्स वसूला जाता था। एट इट्स पीक इन द 2nd सेंचुरी में द रोमन एम्पायर स्टेड फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर ऑफ आर्मेनिया एंड फ्रॉम द सहारा टू द फ्रात एंड समटाइम्स बियॉन्ड। कि साम्राज्य का जो विस्तार है वो फ्रात नदी के क्षेत्रों पर अधिकार किया था इन्होंने। कि रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तक तथा सहारा से फ्रात नदी तक फैल गया था। यानी कि रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो स्कॉटलैंड से लेकर आर्मेनिया, आर्मेनिया में सहारा और फ्रात, यहाँ तक रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। गिवन दैट
There was no government in the modern sense to help them to running things. You may well ask, how was it possible for the empire to cope with the control and administration of such a vast and diverse set of territories with a population of some 60 millions in the mid second century? The answer lies in the urbanization of the empire. कि एम्पायर के बारे में मतलब कि ये इनका साम्राज्य बताया गया है कि बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो ये जो हिस्टोरियन है एक सवाल पैदा करते हैं, हमारे लिए एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कि अगर इतने साम्राज्य पर ये फैला था तो इनका नियंत्रण ये कैसे करते थे, किस तरह से ये उसके ऊपर अपना अधिकार बनाए रखते थे, कैसे इन सभी राज्यों में वो अपना नियंत्रण रखते थे। द ग्रेट, तो इसे ये सब हमें एक शहरीकरण से पता लगेगा। द ग्रेट अर्बन सेंटर दैट लाइन द शो ऑफ मेडिटेरियन, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक वर द बिगेस्ट अमंग दैम। देखो भूमध्य सागर के पास के शहर रहेंगे थोड़े, तो इन शहरों के बारे में आप अच्छे से याद करेंगे कि कौन कौन से रोम के शहर हैं। एक नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से हैं। द ग्रेट अर्बन सेंटर्स दैट लाइन द शोर्स ऑफ द मेडिटेरियन, यानी कि इसमें कार्थेज हो गया, अलेक्जेंड्रिया हो गया, एंटियोक हो गया, ये रोमन साम्राज्य के शहर थे। It was through the cities that government was able to tax the provincial countryside, which generated much of the wealth of the empire. What this means that the local upper classes actively collaborated with the Roman state in administrating their own territories and raising tax from them. In fact, one of the most interesting aspect of Roman political history is the dramatic shift in power between Italy and the provinces. Throughout the 2nd and 3rd century, it was the provincial upper classes who supplied most of the trade that governed the provinces and commanded the army. तो यहाँ पर जो बताया गया है कि क्या क्या शहर आए थे अपने, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था कि एक इटली था, तो इटली के बारे में बताया गया है कि इटली को छोड़कर बाकी सभी जगह प्रोविंशियल था और उन प्रांतों से जो गवर्नमेंट थी वो टैक्स लेती थी, और अन्य जो टेरिटरीज थी जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो सभी प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे और वो काफ़ी पावरफुल भी थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था एंड मिलिट्री कमांडर्स हु बिकम मच मोर पावरफुल, तो प्रशासन और जो मिलिट्री थी वो काफ़ी पावरफुल हो गई थी। देन द सेंसिटिव क्लास बिकॉज दे हैड टू बैकिंग ऑफ द एम्पायर एज द न्यू ग्रुप ऑफ, कुछ नए वर्ग यानी कि सम्भ्रात उभर कर सामने आने लगे। द एम्पायर गैलिनस, एक एम्पायर यानी कि एक शासक आता है गैलिनस 253 से 268 तक। कंसोलिडेटेड देयर राइज टू पावर द एक्सक्लूडिंग सेनेटर फ्रॉम मिलिट्री कमांड। तो इसने ना सेनेट की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे, सम्राटों का समर्थन इसको प्राप्त हुआ। वी आर टोल्ड द गैलिनस फोरबैड सेनेटर्स फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी or having access to it in order to prevent control the emperor from falling into their hands। ये ना बिल्कुल उनके ऊपर कंट्रोल करके रखता था ताकि शासन उसके हाथों से चला ना जाए। टू सम अप, इन द लेट 1st, 2nd एंड अर्ली 3rd century the army and administration were increasingly drawn from the provinces and as citizenship separate to these regions and was no longer confined to Italy। कि दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अधिकारी प्रांतीय वर्गों से होते थे और उनका एक नया सम्भ्रात वर्ग बन गया था। जो यह वर्ग था सेनेट की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था क्योंकि इसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। ज्यों-ज्यों यह नया समूह उभर कर सामने आया तो जो सम्राट गैलिनस था उसने सेनेटरों को सैनिक कमांड से हटाकर एक नए वर्ग को सुदृढ़ किया था। तो कहा जाता है उनके बारे में कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने
अथवा उस तक पहुंच रखने पर रोक लगा दी थी ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में से चला जाए। तो फिर हम ये कह सकते हैं टू सम अप संक्षेप में कि जो पहली शताब्दी के अंतिम चरण से तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक चरण तक सेना तक प्रशासन में अधिक से अधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले केवल इटली तक ही सीमित थी। परंतु सेनेट पर लगभग तीसरी शताब्दी तक इतावली मूल के लोगों का ही प्रभुत्व बना हुआ था। इसके बाद के प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए थे। दी ट्रेंड्स रिफ्लेक्टेड द जनरल डिक्लाइन ऑफ इटली। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इटली भी पतन की ओर जाने लगा था। विद इन द एम्पायर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड राइज ऑफ न्यू इलाइट्स इन द वेदर्स एंड wealthier and more urbanized part of the Mediterranean, such as the south of Spain, Africa and the East. A city in the Roman sense was an urban center, with on its magistrate, city council, and a territory containing villages which were under its jurisdiction. Thus, one city could not be in the territory of another city, but villages almost always were. Villages could be upgraded to the status of cities, and vice versa, usually as a mark of imperial favor, or the opposite. One crucial advantage of living in a city was simply that it might be better provided for during food shortages and even famines than the countryside. देखो इसमें है ना सारे के सारे पैसेज में क्या बातें हैं कि एक उपलब्धि थी उस समय रोमन साम्राज्य में कि रोमन साम्राज्य ने जो आसपास के इलाके थे उन सबको हड़प लिया था, और ये इलाके है ना बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, और इन इलाकों में एक हेराड था जो बहुत ज़्यादा समृद्ध था, और जिससे इनको है ना कितनी आय होती थी प्राप्त, 5.4 मिलियंस इनको राशि प्राप्त होती थी उससे। और दीनार यास नाम का एक चांदी का सिक्का था जिसमें 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। ठीक है, फिर इटली को छोड़कर बाकी सभी जो रीजन थे, जो क्षेत्र थे, वो प्रांतों में बंटे हुए थे, लेकिन इटली प्रांतों में नहीं बंटा हुआ था। फिर एक राजा आता है जिसका नाम गैलिनस होता है। गैलिनस क्या करता है कि एक नया वर्ग बनाता है, सेनेटरों को सैनिक कमांड से हटाकर, जो सेनेटर थे उनको सैनिक यानी कि आर्मी से तो हटा दिया गया और एक नए वर्ग को सुदृढ़ किया इसने। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गैलिनस ने ना सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा उस तक पहुंचने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि सेनेटर है ना इसके अंदर शामिल ही ना हो सैनिक सेवा के अंदर, तो उसने ना इसके ऊपर रोक लगा दी। तो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि सेनेटरों को सैनिक सेवा में जाने पर किसने रोक लगा दी, तो वो गैलिनस था जो आपका एम्पायर है। और कब था ये एम्पायर, 253 से 268 BC में। ऐसा ये इसलिए करता था क्योंकि सेनेटर है ना काफ़ी शक्तिशाली होते थे। इसने सोचा अगर ये आर्मी में चले गए तो क्या है, क्योंकि सारा का सारा जो भाग्य है वो तो आर्मी के अकॉर्डिंग ही इन पर निर्भर करता है, क्योंकि आर्मी ही इनकी राजा की फुल सहायता करती हैं। तो ये नहीं चाहता था कि शक्तिशाली लोग सेनेटर थे जो वो सेना में जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साम्राज्य का नियंत्रण उसके हाथों से चला जाए। तो इस प्रकार गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक सेवा में जाने पर रोक लगा दी थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि पहली शताब्दी का जो अंतिम चरण है और तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक चरण तक सेना तक प्रशासन में अधिक से अधिक लोग प्रांतों से लिए जाएंगे। अब यानी कि प्रांतों से सेना ली जाती थी क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी। पहले नागरिकता क्या थी, केवल इटली तक ही सीमित थी, परंतु सेनेट पर लगभग तीसरी शताब्दी तक भी इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा था। इसके बाद से प्रांतों में लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए थे। और जो ये प्रांत थे, प्रांतों से सरकार उनके ऊपर कर लगाती थी और उससे वसूल करती थी, और ये कर साम्राज्य की धन संपत्ति का मुख्य स्रोत है। तो पूछा जाता है रोमन साम्राज्य की धन संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो कर था यानी कि टैक्स था। तो वो टैक्स लेते थे।
इसलिए आप यहाँ तक अच्छे से इसको कवर करें।